शादी की पहली ही रात बेटे के कमरे से चीखे की आवाज़ आती थी और कमरे से दुल्हन भागती हुई आती है और सुबह होते ही दुल्हन मेरे बेटे से तलाक ले लेती थी। मैं अपने बेटे की 3 शादी करा चुकी थी। मैं अपने बेटे की मेडिकल जांच भी करा लिया था, लेकिन हर जांच नॉर्मल आ रहा था। मैं परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मंजू है। मेरा केवल एक ही बेटा था, मुझे कोई दूसरी औलाद नहीं हुई थी। मेरे बेटे का नाम मनोज था। मनोज धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो वह अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा था। उसकी सैलरी भी अच्छी थी। जब उसकी पहली शादी की थी तो उसके साथ यही घटना हुई थी। जब शादी करके लड़की आई थी तो पहली रात की हुई लड़की बेहोश हो गई और जब सुबह हुआ तो वह अपने घर चली गई और बोली कि मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी, मुझे इससे तलाक चाहिए। यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब उससे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लाऊं। कुछ दिनों बीतने के बाद मैं दूसरी शादी फिक्स कर लिया। नाम उसका पम्मी था। पम्मी एक बहुत ही अच्छे खानदान की लड़की थी। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे थे। मेरे बेटे की पहली शादी हो चुकी है। मैंने उन सब लोगों से कुछ नहीं बताया था क्योंकि वह शादी एक मंदिर में हुई थी। इस शादी में सारे रिश्तेदार आए और बड़े धूमधाम से यह शादी हुई। जब पम्मी मेरे घर आई तो मैंने उससे बोला कि आज रात तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक डर था कि मेरे पहली बहू के साथ जो हुआ वो इसके साथ ना हो जाए। मनोज बिल्कुल सीधा साधा और एक साधारण सा लड़का था, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार अभी गए नहीं थे जो कि घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि मुझे समझाने लगा कि मंजू, यह तुम क्या कर रही हो, अपनी बहू को अपने बेटे के साथ जाने दो। लेकिन मैं उन लोगों से क्या बोलती कि पहली शादी में मेरे बेटे की क्या हुई थी। मैंने पम्मी से बोला कि ठीक है तुम जाओ। कमरे में दोनों बहू और बेटे चले गए। जब आधी रात हुई तो बहू अपने कमरे से बाहर चिल्लाते हुए आई। फिर वही हुआ जो कि मुझे डर था। मेरे बेटे से कमरे की चीखे की आवाज़ आने लगी और बहू जो है बाहर चिल्लाते हुए आई। मैं दरवाज़ा पे खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुला और बहू तुरंत घर के बाहर आई और बेहोश हो गई और कहने लगी कि मैं आपके घर नहीं रहूँगी, मुझे अपने घर जाना है। तब मैंने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर इलाज किया। थोड़ी देर के बाद बहू को होश आया। मैंने पम्मी के माता पिता को भी फ़ोन कर दिया था। मैंने बहू से बहुत सी बातें पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताया। उसने बस यही बोला कि मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बेटे से पूछती, बेटा भी कुछ नहीं बताता। बेटा 1 से 2 दिनों के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। बहू अपने मायके चली गई और 2 से 3 दिनों के बाद उसके घर से तलाक की अर्जी आ गई। यह सारा चीज़ देखकर मेरा तो दिमाग हिल जाता। अब मैं क्या करूँ। मेरे बेटे के लिए कौन से ऐसे बहू लाऊं जो कि मुझे इसकी पूरी सच्चाई बता दे। डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने बोला कि इनका सैंपल लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटा कुछ करने को तैयार नहीं था। बोला था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। मैंने भी ठान लिया कि इसकी जांच करवा के रहूँगी। मैंने इसके खाने में नींद की दवाइयाँ मिला दी। या खाना खाकर सो गया तो मैंने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। फैमिली डॉक्टर जब घर पर आए तो मनोज की सारी सैंपल ले लिया। सैंपल लेकर चले गए और कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। डॉक्टर बोले कि आपका लड़का बिल्कुल ठीक है, इनके अंदर कोई भी कमियां नहीं है। मनोज बिल्कुल ठीक था। मनोज पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मनोज का ये क्या व्यवहार हो गया था। जब मनोज की शादी होती तो उसके पहले ही रात में मनोज के साथ ये क्या हो जाता था। फिर मनोज धीरे धीरे फिर से सिंपल अवस्था में आ जाता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मनोज की शादी एक बार फिर से कराई जाए, लेकिन मैंने यह सोचा कि मनोज की शादी अब जिस लड़की से कराऊंगी उस लड़की को मैं सारी बातें बताऊंगी और बताने के बाद मैं उस लड़की को पैसों से खरीद लूंगी। लड़की ढूंढना शुरू किया। एक महागरीब की लड़की थी, उसका नाम रंजना था। उसके 2 भाई बहन थे। मैंने रंजना से बात की। रंजना के मम्मी पापा मान गए शादी के लिए। मैंने रंजना को सारे अपने बेटे के बारे में सच्चाई बताई। उसके पिछले भी 2 शादी हो चुकी है रंजना को बताई। रंजना थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मैं रंजना को पैसे का लालच दिया कि मैं तुम्हारे भाई बहनों को पढ़ाऊंगी और पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगी। तुम्हें मेरे बेटे की सच्चाई बतानी पड़ेगी। खैर वह लोग मान गए क्योंकि वह लोग बहुत ही गरीब थे। मंदिर में जब मैं शादी करके रंजना को घर लाया तो कोई भी रिश्तेदार को वहाँ पे नहीं बुलाया था। मैंने जब रात हुआ तो मैं रंजना को दुल्हन की तरह सजा के अपने बेटे के कमरे में बैठा दिया और खुद दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब आधा रात बीत गया तो फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। फिर से वही कमरे से चीखे की आवाज़ सुनाई दी और रंजना डर के
साथ बाहर आई और बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैंने रंजना को गले लगाया और मैंने रंजना से बोला कि रंजना, तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरे बेटे की सच्चाई बताओगी। रंजना रोने लगी। मैंने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। रंजना का इलाज हुआ। रंजना धीरे धीरे ठीक हुई। रंजना अपने घर चली गई। बोली कि आंटी जी, मैं फ़िलहाल तो आपके घर नहीं रहूँगी और मैं इस समय आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी। मैं कुछ दिनों के लिए चुपचाप हो गई, लेकिन जब महीना बीता तो मैं फिर से रंजना से मिलने गई। जब मैं रंजना के घर गई तो उसके मम्मी पापा काफ़ी खुश हो गए कि ऐसा लगता है कि उनकी बेटी को मैं लेने आई हूँ। रंजना के भाई बहनों का खर्चा उठाती थी। मैं रंजना के पास गई और उससे प्यार से अपने गोद में बैठाकर बोला कि रंजना बेटा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम मेरे बेटे की सच्चाई बता सकती हो। तुम मेरा साथ दोगी। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आखिर वो मेरा बेटा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं। रंजना बोली, आंटी जी, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। फिर रंजना रोने लगी। रंजना बोली कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। फिर रंजना को मैंने बोला कि तुम एक बार मेरे बेटे के लिए और दुल्हन बनो और मैं खुद उस कमरे में हाजिर रहूंगी और अपना सारा चीज़, अपने बेटे की सारी करतूत अपने आंखों से देखूंगी। मैंने रंजना को बहुत सारा पैसे का लालच दिया। रंजना एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और फिर से दुल्हन बनने के लिए तैयार होगी। रंजना मेरे घर आई। फिर से उसको खाने पीने के बाद मैंने दुल्हन की तरह सजाकर अपने मनोज के घर में बैठा दिया। मनोज जब फिर से आया उसके बिस्तर के नीचे चली गई। मैंने जाने लगा कमरे में गया। मनोज जब कमरे में गया तो सबसे पहले कमरे का दरवाजा लॉक किया। उसके बाद मनोज रंजना से कुछ नहीं बोला, सीधे बाथरूम में गया। बाथरूम में जाने के बाद मनोज अजीबोगरीब वेश बनाकर बाहर आया। यह देखकर मेरी जान ही निकल गई। डरावना सा मेकअप किया था, साड़ियाँ पहने था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई लड़की हो जो उसके ऊपर सवार हो गई हो, और अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा था। उसका चेहरा देखकर भयंकर लग रहा था। यह देखकर थोड़ी देर के लिए मैं तो डर गई। जब वह रंजना के पास गया तो रंजना को धक्का देते हुए बोला कि मैं तुझे मना किया था ना कि तू यहाँ पर दोबारा मत आना, नहीं तो मैं तुझे और तेरे भाई बहनों को दोनों को मार डालूंगा। फिर से चिल्लाने लगी और जब मैं उसके सामने गई तो मेरा बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे भी धक्का दे दिया। हम दोनों सास और बहू किसी भी तरह दरवाज़ा खुलकर बाहर आए और दरवाज़ा को बाहर से लॉक कर दिया। मैंने रंजना को किसी भी तरह संभाला और समझाया। रंजना घर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने रंजना को बोला, नहीं रंजना, इस बार तुम घर नहीं जाओगी, इस बार तुम मेरे साथ दोगी। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। फैमिली डॉक्टर आए और रंजना का इलाज किया। रंजना धीरे धीरे ठीक हो गई। जब सुबह हुआ तो मेरा बेटा मनोज फिर से मेरा बेटा बनकर बाहर आया और लगा था कि वह रात वाला मेरा बेटा था। जब बाहर आया तो मैं उसके पूरे शरीर को टच कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि यह मेरा असली वाला बेटा है। मेरे मन में यह आया कि इसके ऊपर कहीं भूत प्रेत का साया तो नहीं है। जब मनोज चला गया तो मैं डॉक्टर को बुलाया और मनोज की सारी बातें डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बोला, मनोज के कमरे की तलाशी लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और मनोज कब क्या करता है उसके ऊपर निगाह रखिए। मैंने मनोज के जाने के बाद उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। मेरे साथ रंजना भी दे रही थी। जब मैं उसके कमरे की तलाशी ली तो मुझे उपन्यास मिला। मेरा बेटा डेली रात को उपन्यास पढ़ता था। मैं जब डॉक्टर को कॉल किया और बताया कि मेरा बेटा रोज रात को उपन्यास पढ़ता है तो अब डॉक्टर ने उपन्यास को देखकर ये बताया कि आपका लड़का प्रमीला नाम की एक लड़की का उपन्यास पढ़ता है, जो कि प्रमीला मर चुकी थी, उसकी शादी हुई थी, जो उसका भी यही हाल था। प्रमीला जब अपनी पहली रात को आई थी तो अपने पति के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था और कुछ दिनों के बाद वह मर गई। इस कैरेक्टर में आपका बेटा अपने आप को उतार लेता है। जब उसकी पहली रात होता है तो उसकी मानसिक स्थिति उसे उस समय पर नहीं मिल पाती है और चली जाती है और अपने आप को प्रमीला के कैरेक्टर में जीने लगता है। डॉक्टर से पूछा कि क्या इसका इलाज है। डॉक्टर ने बोला इसका इलाज है, लेकिन इसको अपने प्यार से धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दिया। मैं और रंजना की कड़ी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। रंजना बहुत ही मेरे बेटे की सेवा की थी। ऐसा लग रहा था कि रंजना को भगवान ने मेरे बेटे के लिए बनाकर भेजा है। मेरे बेटे का दोबारा ज़िंदगी देने में रंजना का काफ़ी हद तक मेरा मदद था। बेटा धीरे धीरे अब ठीक होने लगा था। जब मेरा बेटा ऑफिस से आता मेरे बेटे की निगाहें रंजना को ढूंढती थी। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि मेरे बेटे को रंजना से कुछ लगाव हो गया है। जब रंजना नहीं दिखाई देती तो मेरा बेटा पूछता था कि माँ रंजना कहाँ है। धीरे धीरे मेरे बेटे का इलाज 6 महीना चला। मैं एक दिन तय किया मैंने कि एक बार और उस रिस्क और रंजना को पड़ेगा। मैंने रंजना सजा के अपने बेटे के कमरे में बैठा दिया। जब मेरा बेटा ऑफिस से आया तो रंजना को नहीं देखा तो उसकी निगाहें रंजना को ढूंढ रही थी और पूछा कि मम्मी रंजना कहाँ है। मैंने बोला कि अरे पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि वह कहाँ है। खाना खाने के बाद मैंने बोला कि तुम अपने रूम में चले जाओ। मेरा बेटा जब रूम में गया तो देखा कि वहाँ पर रंजना बैठी थी। धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे मन में यह डर था कि फिर से कहीं वही हालत न पैदा हो जाए, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। दोनों के बीच का कुछ आवाज़ मुझे सुनाई देने लगा, लेकिन वह आवाज़ प्यार भरी थी। वह आवाज़ पहले वाली नहीं थी। मेरे दिल को सुकून मिला और मैंने धीरे से मुस्कुराया और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई।
मुझे मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने भगवान को थैंक यू बोला कि हे प्रभु, तूने आज मेरे बेटे को ठीक कर दिया। जब सुबह हुआ तो रंजना सुबह किचन में चली गई थी, किचन संभाल रही थी। मैंने जब उठा और रंजना को किचन में देखा तो मैं रंजना से बोला, रंजना सब ठीक है ना? रंजना की झुकी हुई नज़रें सारी बातें बयां कर रही थी। मुझे भी मुस्कुराहट आ गई और रंजना को गले लगा लिया। मैंने रंजना से बोला कि आज तुम ना होती तो मेरे मनोज की दोबारा ज़िंदगी वापस नहीं लौट के आती, और थैंक यू सो मच रंजना, जो कि तुमने मेरे बेटे के लिए किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं भुला सकती। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।